सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं अरबाब जहांगीर और नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान जो गुज़िश्ता 4 रोज़ से अमेरिका में मौजूद हैं, आज 27 सितंबर का दिन है और वो दिन आ पहुंचा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को आज अक़वाम मुत्तहिदा के 74वें इजलास से अपना अहम तरीन खिताब करना है। इस खिताब में वो मकबूजा वादी में होने वाले भारत के जुल्म और बर्बरियत को बेनकाब करेंगे। पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर भारत का वो मकरू चेहरा सामने लेकर आएंगे जो गुज़िश्ता 4 रोज़ में मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ मुलाकातों में वो सामने ला चुके हैं। गुज़िश्ता 4 रोज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जितने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की, जितने भी TV चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए और जितने भी मुमलिकत सरबराहान से मुलाकातें की हैं, उन तमाम मुलाकातों में, उन तमाम इंटरव्यूज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान मकबूजा वादी में होने वाले जुल्म की बात करते रहे हैं, वहाँ से कर्फ्यू उठाने की बात करते रहे हैं और आज वो अपना अहम तरीन खिताब 8:30 बजे तकरीबन 4.5 घंटे बाद करने जा रहे हैं, जिसको सुनने के लिए बड़े इक़दामात भी किए गए हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर भी उस खिताब को सुना जाएगा और ख़ास तौर पर उस खिताब का जो कंटेंट होगा वो उसको मरकज़ी हैसियत हासिल होगी कि मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म आज कितनी बात करते हैं, दीगर मौज़ूआत को वो कितनी अहमियत देते हैं और उनकी तकरीर में मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ क्या बात की जाती है। चूँकि अमेरिकन मीडिया और बैनुल-अक़वामी मीडिया को इससे पहले वो वाज़ेह मैसेज दे चुके हैं कि पूरी दुनिया को अब इस मामले पर बोलना होगा। 2 न्यूक्लियर ताकतें हैं और अगर ये मामला मज़ीद कशीदा होते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। साथ ही खान साहब ये भी कह चुके हैं कि वो जंग की धमकी नहीं दे रहे, दुनिया को डरा नहीं रहे, लेकिन दुनिया को अब इस पर स्टैंड लेना होगा। इसी मामले पर बात करेंगे। अमजद शुएब साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर फैसल अजीज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि जमील अहमद साहब जो कि साबिक सफ़ीर हैं वो भी हमें प्रोग्राम में चलकर ज्वाइन करेंगे। तो अमजद शुएब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। आज वज़ीर आज़म जो तकरीर करने जा रहे हैं, अब तक जो उन्होंने गुज़िश्ता 4 रोज़ में किया, महातिर मोहम्मद से उनकी मुलाकात हुई, तैयब उर्दवान से हुई और तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने तो अपने खिताब में जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से किया उसमें कश्मीर में होने वाले जुल्म और बर्बरियत से मुताल्लिक़ बात भी की। ख़ुद एलिस वेल्स भी अब ये कह चुकी हैं कि मकबूजा वादी में जिस तरह वहाँ के सियासतदानों को अब बंद किया गया है उस पर उन्हें भी तशवीश है। तो हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के जो इक़दामात अब तक हैं उस पर आप मुतमईन दिखाई दे रहे हैं उनकी कारकर्दगी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी हद तक मुतमईन है। दर हकीकत ये किस्सा जब 5 अगस्त से जब ये काम शुरू हुआ, ये बात शुरू हुई वहाँ पे भारत के यूनिलेटरल जो उसने एकतरफ़ा कदम उठाया, तो उसके बाद से हमारी डिप्लोमेसी बड़ी स्लो थी। हमने उस तरह प्रोएक्टिव तरीके से, जिस तरह भारत के वज़रा ख़ुद नरेंद्र मोदी ये जा के मुख्तलिफ़ मुल्कों में लीडर्स को जिस तरह डायरेक्ट कांटेक्ट करते रहे हैं, वो एक बड़ा इफ़ेक्टिव उन्होंने तरीके से लोगों को अपने नैरेटिव पे कायल किया, मुख्तलिफ़ ममालिक को। लेकिन उस दौरान में पाकिस्तान की तरफ से हमारे लीडर्स ने कोई ऐसी पेशकदमी नहीं की। नतीजा ये कि डिप्लोमेसी की इस जंग में, डिप्लोमेसी की इस दौड़ में जो भारत के मुकाबले में हम लगा के बैठे थे, उसमें हम खासे पीछे नज़र आ रहे थे। लेकिन ये फिर जब हमारे वज़ीर आज़म गए हैं अमेरिका और वहाँ जाके उन्होंने पिछले 6-7 दिनों में जितना हेक्टिक काम किया है और मुख्तलिफ़ लीडर्स के साथ डायरेक्ट बातचीत की है, तो लगता है कि हमने वो जो पहले वक्त खोया था उस पर काफ़ी सारा हमने वक्त अब आगे हासिल किया है और इससे कुछ वो फेवरेबल हालात बनते नज़र आ रहे हैं जो पाकिस्तान को अशद ज़रूरत थी। लेकिन ये कि इसका नतीजा आपके सामने वाज़े शक्ल में नज़र नहीं आएगा। उसकी बुनियादी वजह यही है कि बहुत सारे ममालिक जिनके रवाबत बहुत अच्छे हैं और मफादात हैं भारत के साथ, वो भारत को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। वो भारत को खुले बंदों ये नहीं कह सकते कि आप गलत काम कर रहे हैं, लिहाजा उनको बैकडोर से, बैक चैनल से उनको कन्वे किया जाएगा, जो कर भी रहे हैं, कि जनाब ये काम आप गलत कर रहे हैं, हम इसका दिफा नहीं कर सकते। आपने देखा कि किसी भी मुल्क ने भारत की हमायत में बयान नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। शुरू में 1-2 मुल्कों ने कहा कि जी ये उनका अंदरूनी मामला, लेकिन बाद में वो ख़त्म हो गई चीज़। और आज लोग उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर रहे हैं और उनके सेकुलरिज्म पे हो रही है, तनकीद हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि भारत आज रिसीविंग एंड पे है, एक ऐसे कॉर्नर में उसको डाल दिया गया है जहां उसके अपने लोग भी
उसके ऊपर मलामत कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। और बाहर से भी प्रेशर है, इंटरनेशनल मीडिया का, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का, और उसके साथ साथ जो ताकतवर मुल्क हैं, हुकूमतें, वो भी बैक चैनल से उनको कन्वे कर रही हैं कि ये काम छोड़ दें, ये बंद करें, ये ठीक नहीं आपने किया। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से हमारी सफारतकारी जो इमरान खान ने की है वहाँ जाके, वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें छोड़ना होगा, हमें ये सफारतकारी में मज़ीद मोमेंटम लाना होगा और बहुत हेक्टिक काम करना होगा ताकि जो कुछ हासिल हमने किया है वो ज़ाया न आप पाकिस्तान की इस जो दौरे अमेरिका में जो सफारतकारी है, जिस तरह से वज़ीर आज़म ने कश्मीर का मुकदमा पेश किया है दुनिया के सामने, आप उससे अभी मुतमईन हैं? आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ, फैसल अजीज़ खान ने भी ज्वाइन कर लिया। फैसल साहब, जी फैसल साहब, अब आज जो खिताब होने जा रहा है, उस खिताब के बाद क्या सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? वज़ीर आज़म का जो बयानिया है कश्मीर से मुतालिक, वो तो पहले ही वो दुनिया के सामने रख चुके हैं। जितनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेज उन्होंने की है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो, महातिर मोहम्मद से मुलाकात हो, तैयब उर्दवान से मुलाकात हो, वो तमाम चीज़ें तो हो चुकी हैं। इस खिताब के बाद क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है इस सूरत हाल में? एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इमरान खान ने बहुत कम वक्त के अंदर बहुत सारे इशूज़ को और बड़े इंटरनेशनल इश्यूज को हैंडल किया है और दुनिया के सामने रखा है। उसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट इशू जो मैं समझता हूं वो है इस्लाम को किस तरह से दुनिया भर में लिया जाता था और मुसलमान किस तरह से पैगंबर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते हैं। ये जो उन्होंने मामला उठाया है और दुनिया को सामने ला के रखा है, ये असल में सबसे बड़ा मसला है और इसको उन्होंने उठाया है। साथ ही कश्मीर के इशू को इस तरह से सामने लेकर आए कि अब तो स्टेट डिपार्टमेंट का आ गया है, उन्होंने इसके ऊपर मुतालबा कर दिया है इंडिया से कि वो कर्फ्यू हटाएं। तो ये कामयाबी पाकिस्तान की है, इमरान खान की कामयाबी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया किस तरह से झूठ बोलता है और कितना झूठ बोलता है, वो झूठ एक्सपोज किया है। आरएसएस की फिलॉसफी को जिस तरह से वो जुल्म करना चाहते हैं करते हैं और हिंदुस्तान को किस तरह ले जा रहे हैं, इमरान खान ने ये भी एक्सपोज। चौथा ये कि पाकिस्तान ने इमरान खान ने ये बता दिया है कि हमसे गलतियां माजी में कौन कौन सी हुई हैं और एक ट्रस्ट डेवलप कर लिया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट हो और टॉप लीडर्स हो, दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा जो डिस्कस होने वाली पर्सनैलिटी है वो इमरान खान बन गया है। 5वें नंबर पर यह है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान इमदाद नहीं चाहता, पाकिस्तान ट्रेड चाहता है। तो ये 5 चीजें इमरान खान साहब ने अपने इन 7 दिन के दौरान बड़े भरपूर अंदाज से की हैं। इतनी सारी मीटिंग्स टॉप लीडरशिप से, इंपॉर्टेंट लीडरशिप से कोई और लीडर नहीं कर पाया है। इंडियन मीडिया भी मजबूर हो गया है इमरान खान की तारीफें करने पर, इंटरनेशनल मीडिया तारीफें कर रहा है। तो अच्छी पॉजिटिव सिनेरियो है। अब तकरीर में जो आज करेंगे अभी इमरान खान साहब, उसके अंदर जाहिर है सबसे पहले हिस्ट्री कश्मीर की, कश्मीर के मामले की, किस तरह से यूनाइटेड नेशन जो है रेजोल्यूशंस पास करती रही है, किस तरह से दोनों ममालिक के दरमियान शिमला समझौता वगैरह उसको डिस्कस करना, मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस करना, मौजूदा सूरत हाल डिस्कस करने के बाद आगे का सिनेरियो, अगर कर्फ्यू नहीं हटाते और जब हटाएंगे तो क्या सिनेरियो होगा, जो उन्होंने घंटे बजाई है सारी दुनिया के सामने कि अगर ऐसा होगा, कर्फ्यू जब भी हटेगा तो इंडिया कैसे हैंडल करेगा, कितनी बड़ी गलती उसने, वो सब कुछ बताना। और उसके बाद फिर इस्लामोफोबिया का जो नारा लगाया हुआ है और इस तरह का मिस अंडरस्टैंडिंग है, उसको एड्रेस करने का भी मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब उस साइड पर भी आएंगे और जाहिर है इंडिया के अंदर जो मोदी इस वक्त कर रहा है उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे और फिर पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान में अंदर जो अंदरूनी और बैरूनी मामला हैं उसको भी मेरा ख्याल है इमरान खान साहब एड्रेस करेंगे। सही, चलें, बड़ा इंपॉर्टेंट फिर ये खिताब हो जाएगा। जाहिर है कि क्या वज़ीर आज़म इसमें गुफ्तगू करते हैं। जमील अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। जमील साहब, ये जो अचीवमेंट्स हैं इस दौरे की, अभी फैसल साहब वो बता रहे थे कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के बयानिए को, ख़ासतौर पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाकिस्तान के ऊपर पहले इल्ज़ामात मुख्तलिफ लगते थे, किस तरह से वज़ीर आज़म ने उनको साफ़ किया है, पाकिस्तान की पोजीशन को बेहतर किया है। अब इस मसला कश्मीर पर जो सिफारतकारी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से की गई है, आज जो उनका खिताब होगा वो कितना इंपॉर्टेंट होगा आपकी नज़र में? चूँकि अब तक जो उनका बयानिया कश्मीर के बारे में वो तो बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह है पूरी दुनिया के सामने, लेकिन मजम्मतें तो आ रही हैं। अभी तक भारत को मजबूर नहीं किया जा सका 55 रोज़ बाद भी कर्फ्यू हटाने के लिए। देखिए, डिप्लोमेसी में होता ये है कि एक प्रेशर और एक अपने हम ख्यालों को डेवलप किया जाता है और ख़ास तौर पे उसको डेवलप करके फ़ायदा ये होता है कि जब कोई फॉर्मल रेजोल्यूशन आता है तो उसमें वो कंट्रीज जो पहले आपका पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहे होते वो आपको साथ देते हैं। उसकी 2 वजूहात है। पहले तो मैं डिप्लोमेसी की
जो 3 मेन स्ट्रीम्स हैं, जो 3 मेन टीयर्स हैं, वो बता दूं। इमरान खान और उनकी टीम इस वक्त जो न्यूयॉर्क में काम कर रहे हैं, उसमें 80% उसका हिस्सा, 90% वो आता है पब्लिक डिप्लोमेसी में। और वो इसलिए जरूरी था कि पब्लिक डिप्लोमेसी अगर इतनी मजबूत और इतनी फाल हो तो उसका डायरेक्ट जब लीगल डिप्लोमेसी और जब ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी होती है, और बल्कि उसको पैरेलल चलाया जाता है। जो दुनिया में जो लोग रिजल्ट्स अपना अचीव करना चाहते हैं महदूद टाइम में, जैसे पाकिस्तान करना चाह रहा है, तो उसमें उनको ट्रेडिशनल और लीगल डिप्लोमेसी को भी पैरेलल चलाना पड़ेगा। बहरहाल एक उसका ग्राउंड हमवार हो रहा है, मैदान हमवार हो रहा है। इस किस्म की पब्लिक डिप्लोमेसी इमरान खान कर रहे हैं कि इससे पहले आपको 35-40 सालों में ये ऑप्टिक्स नजर नहीं आए, जो ऑप्टिक्स आपको नजर आए। और ये अभी आपके यहाँ गुफ्तगू हो ही रही थी, इवन दुनिया इसको रिकग्नाइज कर रही है, गूगल की ऑटोमेटिकली टेक्निकली वो किस जगह पहुंच गई है, उनकी रेटिंग, और किस तरह सर्च किया जा रहा है। आज की तकरीर में भी जो जनरल असेंबली की होनी है, हालांकि लंच ब्रेक का तकरीबन टाइम होगा, मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि मैंने अटेंड किया हुआ है जनरल असेंबली की मीटिंग, तो मुझे अंदाजा है कि लोग ज्यादातर डेस्क छोड़ के चले जाते हैं, अपने जूनियर्स को बैठा के चले जाते हैं, हेड ऑफ द स्टेट चले जाते हैं, बाद में उनको ट्रांसक्रिप्ट पेश कर दी जाती है। लेकिन इमरान खान की तकरीर में मुझे अंदाजा हो रहा है कि काफी हेड ऑफ स्टेट मौजूद होंगे और काफी सीनियर प्रेजेंस होगी जनरल असेंबली के इस हाल में। और यकीनन जो इससे पहले वो गुफ्तगू करते रहे हैं, आज की तकरीर में उसका अहाता लाजमन बात होगी करने का। मिसाल के तौर पर अगर आज की तकरीर को हम सही, तो जो लोग पहले मुकम्मल तौर पर हम ख्याल नहीं थे, आप कह रहे हैं कि सिफारतकारी के जरिए उन्हें भी हम ख्याल बनाया जाएगा। जमील साहब की तरफ मैं वापस भी आता हूँ। अमजद शुएब साहब, जिस तरह जमील साहब भी कह रहे हैं कि इस सिफारतकारी के जरिए लोगों को अपना हम ख्याल बनाया जाता है, तो 58 ममालिक का हमारे वज़ीर ख़ारजा शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वोट करारदाद के लिए 16 से 18 वोट भी नहीं ले पाते। तो ऐसे मौके पर आपको लग रहा है कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो पाकिस्तान उनको अपना हम ख्याल बनाने में कश्मीर के मामले पर कामयाब हो जाएगा? बिल्कुल होगा। आपने देखा कि OIC का जो अभी स्टेटमेंट आई है, OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप की, आप देखिए कितनी इफ़ेक्टिव है और कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है। मैंने नहीं इससे पहले कोई ऐसी स्टेटमेंट देखी जहां भारत को बड़े वाज़े अल्फाज में उनके यूनिलैटरल जो स्टेप लिया है उस पर उनको कहा हो कि इसको वापस लौटाएं, कश्मीरियों के हकूक़ के बारे में बात की है, मसले को हल करने के बारे में ज़ोर दिया है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है और ये आप देखेंगे कि ये मामला आगे ज़्यादा बढ़ेगा। अब जब ये कॉन्टैक्ट ग्रुप की तरफ से आप इस तरह की स्टेटमेंट देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक जो हैं वो अब आपकी बात समझ रहे हैं। हुआ ये है कि हमने पहले जब ये यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास था जिनेवा में जो हुआ, उससे पहले हमने कोई लॉबिंग नहीं की, कोई हमने बहुत बड़े पैमाने पे कोई सफारतकारी नहीं की, यहाँ से टेलीफोन और ट्विटर वगैरह पे लगे रहे। उसका नतीजा यही कुछ होना था। ये जाके ज़रूरी है कि आप इस भूले हुए किस्से को याद कराएं लोगों को और उनको कायल करें, उनको समझाएं कि अभी सूरत हाल है क्या। तो वो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे के दौरान अमेरिका में जो कुछ उन्होंने इंटरेक्शन किए हैं उससे लोगों में काफ़ी हद तक वजाहत हुई है और ये इस चीज़ का अदराक हुआ है। और मेरा ख्याल है कि आज जब ये प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे तो तवक्को हम कर रहे हैं कि ये तकरीर जो है ये बड़ी अच्छी और इफ़ेक्टिव होगी। तो इसके बाद रिस्पांस बढ़ेगी, आपको हमायत ज़्यादा मिलेगी और ये बुनियादी तौर पे ह्यूमन राइट्स का कंसर्न है जो लोगों के ज़हनों में है। या फिर प्राइम मिनिस्टर जो दूसरी बात करते रहे हैं कि दोनों एटमी क़ुव्वतें हैं और एक बहुत बड़ा ख़तरा है ख़ित्ते को, ख़ित्ता तबाही की तरफ जा सकता है। सो ये एहसास है जो कि लोगों को मोबिलाइज़ करेगा, इस तरफ तैयार करेगा कि वो भारत पर दबाव लेके आएँ। और मेरी इत्तला के मुताबिक ऑलरेडी भारत को ये बैक चैनल्स के ज़रिए
मुख्तलिफ क़ुव्वतों ने उनको बावर कराना शुरू किया, कहना शुरू किया है कि ये जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया है तो इसको बहुत लंबे वक्त के लिए जारी हो नहीं भी रखा चुका जा है। सकता। ज़ाहिर है बैकडोर की जो है आप खबर दे रहे हैं कि कुछ ताकतों ने भारत से रब्ता किया भी है। तो फैसल साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप पे इस मामले में क्यों इतना ट्रस्ट कर रहे हैं? जब पहले उन्होंने सालसी की पेशकश की थी पिछले दौरे के दौरान, वज़ीर आज़म ने वापस आकर बयान दिया कि मैं ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आ गया हूँ। उस पेशकश से और जो अब जो मौजूदा उन्होंने पेशकश दी है वो अभी तक अपने उस बयान पर कायम है, लेकिन इस दौरान हालात ख़राब से ख़राबतर ही होते रहे, कोई अमली तौर पर तो उन्होंने कोई इक़दाम नहीं उठाया, फिर भी वज़ीर आज़म को उन पर इतना ट्रस्ट है। देखिए बाब, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो हम बार बार जिक्र करते हैं, और मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करना चाहूंगा, थोड़ा सा कुछ दिन पहले का, कि रेजोल्यूशन पाकिस्तान पास नहीं करवा पाया, 16 वोट भी नहीं ले पाया। अच्छा, कितने सारे रेजोल्यूशंस जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा पहले भी पास करती रही है, और रेजोल्यूशंस के पास होने के बाद एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, आगे कैसे जाता है मामला। और जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम यहाँ पे ट्विटर के ऊपर और यहाँ पे मीटिंग्स करते रहे तो कन्विंसिंग एनवायरनमेंट तो था ही नहीं। अब ये जो पिछले 6-7 दिन है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को सुना गया है, समझा गया है, आगे मामला बढ़ा है, जिससे इंडिया के ऊपर ठीक ठाक दबाव हुआ है। ह्यूस्टन के अंदर जो उन्होंने इतना बड़ा जलसा किया, जिसके अंदर बाद में पता चल रहा है कि 10 उनके टॉप बिजनेसमैन ने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप को उनके कैंपेन के सिलसिले में फंडिंग की है। तो वो एक इलेक्शन कैंपेन का एनवायरनमेंट था। जो भी मोदी ने कहा, अगले दिन सब पर पानी फेर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने वो गुफ्तगू की इमरान खान साहब के साथ, और जिस तरह से उन्होंने अजीम लीडर, एक बार नहीं कई बार इमरान खान साहब को करार दिया। मामला यह है कि अमेरिका किस तरह से पहले बात किया करता था पाकिस्तान से, किस तरह से कश्मीर के मामले को उठाया करता था, और अब कैसे उठा रहा है। हम पहले वाली सिचुएशन से आगे आए हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने इमदाद की बात नहीं की, नहीं कर रहा है, ट्रेड और बराबरी की बात कर रहा है। और बार बार इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं कि दोस्त होते हैं, कुछ अमीर भी होते हैं, कुछ कम अमीर भी होते हैं, लेकिन दोस्ती जो है वो सच्चाई की बुनियाद पे होती है। तो ये जो पाकिस्तान ने ठोस बेस बनाई है, ये ठोस बेस आगे लेकर चला जा रहा है, जिस पर बार बार वो कह रहे हैं कि मेरे इमरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान सच्चा मुल्क है, मैं उनके ऊपर ट्रस्ट करता हूं और मैं सालिसी के लिए। तो ये पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है, और ये डिप्लोमेसी पाकिस्तान की इस मुख्तसर से वक्त के अंदर ही है जिसके नताइज। और ये बार बार जुमला जो है, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी की, उसमें इंडियन जो जर्नलिस्ट थे वो किस तरह से भरपूर अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में जुमला डालना चाहते थे, टेररिज्म से मुतालिक, पाकिस्तान से मुतालिक एक लफ्ज आते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक लफ्ज, एक जुमला, एक ऐसी चीज नहीं की। तो सुबकी हो गई पूरी इंडिया की, इंडियन मीडिया की, डिप्लोमेसी की। मोदी कहीं पर बात ही नहीं कर पा रहे हैं। मोदी किसी ऐसे इवेंट में बात, सिवाय फोटो सेशन के मोदी कहीं नहीं है। इमरान खान ने एक नहीं 7-8 चीजों को दुनिया के सामने खोल के रखा है, और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं, अमेरिका समझ रहा है, दुनिया समझ रही है कि पाकिस्तान कितनी सच्चाई से इस मसले को आगे लेके चल रहा है। सही, ठीक है, चलें। ज़ाहिर है जो वज़ीर आज़म की जो कोशिशें हैं इस दौरे में वो तो सबके सामने ही है। जमील साहब, अब ज़ाहिर है अब ये खिताब भी हो जाएगा। इस खिताब के बाद जो अभी तक पाकिस्तान ने सिफारतकारी की है वो बड़ी कामयाब सिफारतकारी है, लेकिन आगे अब पाकिस्तान को और कहाँ तक जाना है? जिस तरह से अमेरिका को पाकिस्तान अपनी हिमायत तक तो ले आया है, एलिस वेल्स ने भी आज वो की है, इस पर हिमायत की है पाकिस्तान की कि कश्मीर से कर्फ्यू को उठाया जाए। ब्रेक के बाद इस पर डिटेल से बात करेंगे। आप मुख्तसर कमेंट कर दीजिएगा, आगे पाकिस्तान को किस तरफ जाना होगा? अभी तक हमारी बहुत भरपूर जो पब्लिक डिप्लोमेसी है, लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट हमें करना पड़ेगा विद ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी एंड लीगल डिप्लोमेसी। वो अगर आप ब्रेक से आएंगे तो बता दूं, या अभी आप चाहें तो पहले से इसका जिक्र कर दूं कि वो किस तरह किया जाता है। होता यह है कि जिस तरह भी जिक्र किया कि हमें वोट नहीं मिल सके 16, और बिल्कुल जनरल साहब ने सही बात की कि होता यूं है कि आप कई हफ्ते पहले, कई दिन पहले उन ममालिक के उन सफीरों को कहते हैं कि आप अपनी कमिटमेंट ले लें, अपने मुताल्लिका ममालिक जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल के मेंबर हैं या जो बाकी जिस फोरम के होते हैं, तो वो कमिटमेंट लेके उसके बाद फिर वो हम अपने, जैसे जब मैं सफीर था तो पाकिस्तान ने कॉन्टेस्ट किया या पाकिस्तान को वोट मिलने थे सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के, 3 वोट कम थे। मुझे टास्क मिला, यूएई में मैं था, यूएई का तो मैंने दिलवा दिया था कमिटमेंट राइटिंग में। फिर बाद में मैं माल्टा का भी रहा था, और सोमालिया में मैं, और कीनिया में रहा था यूनाइटेड नेशंस की। तो उनसे अपने जो पुराने ताल्लुकात और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत उनसे भी कमिटमेंट ली। तो ऐसे होता है कि इन एडवांस कमिटमेंट ली जाती है
फिर रेजोल्यूशन के लिए वहाँ लोग राजी होते हैं और होता है। तो ये ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी और लीगल डिप्लोमेसी को पब्लिक डिप्लोमेसी के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो अहदाफ बहुत जल्दी और बहुत आसानी से शामिल होते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान अब इस लाइन पर करेंगे, क्योंकि इमरान खान की बहुत ज्यादा स्पीड, कैरिज्मा, सारी चीजें हैं। डिप्लोमेसी में भी पहले से जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, जो होमवर्क है, उसको कंप्लीट करें। सब आपको रुकना पड़ेगा, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब अमेरिका ने भी मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू उठाने का मुतालबा कर दिया है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया एलिस वेल्स की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया कि भारत में जो भी सियासतदान नज़रबंद हैं, जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल है, उस पर उन्हें तशवीश है और भारत तमाम ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा करे। तो पाकिस्तान को इस हद तक तो कामयाबी मिली कि अमेरिका की जानिब से भी इस मामले पर तशवीश का इजहार किया गया। लेकिन अमजद शोएब साहब, ये जो तशवीश एलिस वेल्स की जानिब से जाहिर की गई है, अगर हेड ऑफ स्टेट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये तशवीश जाहिर की जाती और भारत से मुतालबा किया जाता, तो आपको नहीं लगता कि इसका ज्यादा असर होता, भारत पर ज्यादा प्रेशर पड़ता? देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, वो मेरा ख्याल है कि सालिसी वगैरह की बात करके उन्होंने एक चीज़ तो मुसल्लमा कर दी कि भारत जो टू टंग की बातें करता है और वो कहता है कि हमारा अंदरूनी मामला है, तो वो किस्सा तो ख़त्म हुआ। ट्रंप ने बड़ा वाज़े कहा जी हम सालिसी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने उसकी मुतनाज़ा हैसियत को बड़े हाईएस्ट लेवल पे बहाल कर दिया। अब उसमें यह है कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो सरकारी स्टेटमेंट्स आती हैं, जिस तरह हमारे स्पोक्स पर्सन देते हैं या हमारे वज़ीर ख़ारजा देते हैं, इसकी ज़रूरत होती है कि वो स्टेटमेंट दी जाए जो दूसरे मुल्क को ऑफिशियली पहुँचे। लिहाजा ट्रंप का बातचीत में, गपशप में या जो वो अमूमन ऐसे ही अनप्रिपेयर्ड किस्म के रिमार्क्स और बातें कर जाते हैं, उसकी शायद वो वक़्त ना होती जितना कि अमेरिका के एक ऑफिशियल स्टांस की वक़्त है। तो एलिस वेल्स ने जो कुछ कहा वो दर हकीकत उनका एक ऑफिशियल स्टांस है उस मुल्क का अपना। लिहाजा ये बात एलिस वेल्स वाली जो है वही तस्लीम की जाएगी, उसी को मुस्तनद समझा जाएगा और वो मैं समझता हूँ बड़ा क्लियर मैसेज है। उसमें एक चीज़ जो एलिस वेल्स ने एक बात कही, वो मेरा ख्याल है हमारे किसी लेवल पे उसको जवाब भी देना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि इमरान खान इतना ही कंसर्न जो है वो चाइना जो सिंकियांग में कर रहा है उसके बारे में वो जाहिर करें। तो उसमें मेरा ख्याल है कि वजाहत की ज़रूरत है कि जो कश्मीर का मसला है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये एक मुतनाज़ा है, एक तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। लिहाजा मुसलमानों पे तो बहुत सारी जगहों पे जुल्म हो रहे हैं, रोहिंग्या हैं वहाँ पे, हमें उसका भी कंसर्न है, लेकिन हम लाजमन वो जंग लड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा कोई तनाज़ा सच इन चीज़ों के ऊपर नहीं है बर्मा के साथ। या इसी तरह अगर फ़लस्तीन में कुछ हो रहा है तो हम इन चीज़ों की मज़म्मत ज़रूर करते हैं, लेकिन कश्मीर एक हमारा अपना मसला है। लिहाजा उसके ऊपर कंसर्न जाहिर करना, या वहाँ पे जो आबादी बिल्कुल एक सेटल्ड आबादी है और उनका कोई इशू नहीं है, वो कोई वहाँ पे फसाद नहीं खड़ा करके बैठे हुए, वो सिर्फ अपनी एक हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं, तो उसके ऊपर भारत इतना सीख पा के जनाब उनके ऊपर इतना जुल्म करे तो वो लाज़मी बात है कि उस पर आपको आवाज़ उठानी है। बाकी रहा मसला सिंकियांग वगैरह का, तो उसका कोई मवाजना नहीं, वहाँ पे कोई कर्फ्यू नहीं लगे हुए, वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है और पूरी इस्लामी दुनिया देख रही है। अगर कोई वहाँ पे ऐसी ज़्यादती का अमल हो रहा है तो सऊदी अरेबिया भी देख रहा है, टर्की भी देख रहा है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, तमाम बड़े इस्लामी मुल्क हैं, मिस्र है, तो सबका रिएक्शन उस पर आ सकता है। लेकिन कश्मीर एक मामला पाकिस्तान का अपना इशू है। बिल्कुल, और ये सूरत हाल दोनों जगह की बिल्कुल मुख्तलिफ है, मवाज़ना ज़ाहिर है कि उनका मुमकिन नहीं है। अमजद साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। फैसल साहब, एक ऐसे मौके पे जब डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के जलसे में भी जाते हैं, उस जलसे में वो इंडियंस की, भारतीयों की और नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते हैं, फिर एलिस वेल्स की जानिब से ऐसा बयान आता है, तो इस बयान को, इस तशवीश को क्या भारत सीरियस लेगा? जबकि डोनाल्ड ट्रंप जा भी रहे हैं, भारतीयों के जलसे में शिरकत भी कर रहे हैं, वहाँ तकरीर भी कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने गुफ्तगू का आगाज यहीं से किया था कि अमेरिका ने डिमांड कर दी है कि वो कर्फ्यू हटाए और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म करे हिंदुस्तान।
और ये डिमांड, ये मुतालबा अमेरिका का हिंदुस्तान में एक कोराम मचा, इंडियन चैनल्स पे कोराम मचा हुआ है। इंडियन डिप्लोमेसी फेल हो गई है। उन्होंने पैसा लगाया है इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। उनके टॉप बिजनेस ग्रुप्स ने, बिजनेसमैन ने इलेक्शन कैंपेन में पैसा दिया और पैसा देकर डोनाल्ड ट्रंप ह्यूस्टन में उनके इवेंट में आए और उन्होंने ग्राउंड का चक्कर लगाया। अपने वोटर्स को देख रहे थे, वो अपने वोटर्स को देख रहे थे, जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स थे उनको देख रहे थे। उन्हें जरूरत है वोट की, वो इलेक्शन कैंपेन भी साथ साथ चला रहे हैं। जो गुफ्तगू उन्होंने की या वहां सुनी, उससे वो डिसएग्री हो गए। नेक्स्ट डे इमरान खान के साथ जब वो बैठे तो उन्होंने वो डिसएग्री हो गए और इमरान खान साहब की तारीफ की। किसी एक पॉइंट के ऊपर वो इंडिया के साथ खड़े नहीं रहे। इवन इस बात के कि इंडियन जर्नलिस्ट ने एक बार नहीं 5 बार मुंह में ऐसे सवालात डालने की कोशिश की जिस पर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से मुताल्लिक कोई स्टेटमेंट देते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं दिया। अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, उनका स्टैंड बहुत क्लियरिटी के साथ आ गया है। वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ हैं। कश्मीर में होने वाले मामला के ऊपर बिल्कुल स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट आ गया है। उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक पोजीशन रखी हुई है। इंडिया की डिप्लोमेसी फेल हुई है। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की ह्यूस्टन के अंदर वो भी फेल हुई है। जो टीवी के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो भी फेल हुआ है। जो लॉबिंग कर रहे थे वो भी फेल हुई है। पाकिस्तान ने बड़े महदूद वसाइल, महदूद टाइम, बहुत लिमिटेड डिप्लोमेसी के अंदर, यानी कि 1 साल की डिप्लोमेसी ने, सुबह तो हमारा दफ्तर खारजा ही बंद था, हमारे पास तो वजीर खारजा ही नहीं था, हमारे तो वजीर आजम बात ही नहीं करते थे। तो पाकिस्तान ने 1 साल के अंदर बड़ी अचीवमेंट कर ली है। हाँ, अब इस चीज के ऊपर और दबाव बढ़ाना चाहिए। जब स्टेट डिपार्टमेंट का आ गया है, स्टेटमेंट आ गया है कर्फ्यू से मुतालिक, कश्मीर से मुतालिक, तो पाकिस्तान को इसको और एडवांटेज लेते हुए सारी दुनिया के अंदर इसी तरह के स्टेटमेंट्स के लिए कोशिश करनी चाहिए और ममालिक भी इस तरह की बात करें। मेरा ख्याल ये है कि आज जब इमरान खान साहब खिताब कर लेंगे जनरल असम्बली से, तो उसके बाद एक टेम्पो बनेगा और एक और स्कूप लगेगा, और जिससे हम सारी दुनिया के अंदर इस चीज को आगाह करने में, बताने में कामयाबी, और उस अगले स्टेप में एडवोकेसी और लॉबिंग वाली साइड पर आ जाएंगे कि देखिए इस स्टेटमेंट में अमेरिका ये कह रहा है। और जब अमेरिका कहता है तो फिर उसको देखा देखी बहुत सारे ममालिक अपना स्टांस उसी साइड पर ले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और कामयाबी है पाकिस्तान की। सही, तो बड़ी ज़ाहिर डेवलपमेंट है और कामयाबी पाकिस्तान की भी है। तो अमजद शोएब साहब, अब ये जब अमजद शोएब साहब की तरफ मैं वापस भी आता हूँ, जमील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, जिस तरह आप सिफारतकारी की बात कर रहे थे कि चीज़ों को आपस में लिंक करना पड़ेगा, सिंक करना पड़ेगा, कामयाब सिफारतकारी के लिए स्ट्रैटेजी और प्लानिंग भी बड़ी ज़रूरी है। तो अब इसके बाद पाकिस्तान को अपना पेस, जो पाकिस्तान ने इस दौरे में बहुत ज़्यादा तेज़ कर लिया है, गुज़िश्ता 3-4 रोज़ में हमने देखा बहुत सारे सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकातें हुई, उसमें भी इस केस को उठाया गया। तो अब आज जब वज़ीर आज़म का दौरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसमें मज़ीद तेज़ी लाने की ज़रूरत होगी। इसमें यकीनन इसको मैच करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आज जो स्पीच आप देखेंगे जनरल असेंबली में इमरान खान की, तो उस स्पीच का जो भी सरबराहान स्पीच करते हैं जनरल असेंबली में, वो बेसिकली उनके फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होती है। तो और फॉरेन पॉलिसी और या डिप्लोमेसी क्या चीज है? डिप्लोमेसी इज अ सबसेट ऑफ पॉलिटिक्स, और पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल लोग यानी पार्लियामेंट और जो लीडरशिप है वो जो वजह करती है उसको डिपार्टमेंट यानी कि मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाती है टेक्निकल तरीके से। अब जो आज बात होगी या अभी तक जो बात हुई है इमरान खान की तरफ से, वो एक रोड मैप है। वो रोड मैप उसको फॉलो करने के लिए अशद जरूरत है कि जहां जहां हमारी एम्बेसी है वहां वहां यही बातें और यही आवाजें गूंजनी चाहिए, और उसके गूंज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीकाकार हैं वहाँ। मिसाल के तौर पर अगर किसी लाइन को टो किया जाए तो वहाँ सेमिनार है, सिंपोजियम है, सिविल सोसाइटी है, ज़राए अब्लाग है, मीडिया है, और पैरेलल जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है उसमें लिखे जाते हैं रस्मी खत, नोट वर्बैल उन ममालिक को जहाँ जहाँ हमारी एम्बेसी है, और जो सफारतकार होती हैं वो कोशिश करती हैं कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से मिलके उनको यही हकायक बताएं। क्यों? और इस तरीके से जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद रेजोल्यूशन वगैरह जो मूव होता है, मिसाल के तौर पर अगर इंडिया ने हटधर्मी नहीं छोड़ी तो इस वक्त इतनी हमारी एक मजबूत मरबूत और इंगेजमेंट ज्यादा बढ़ गई है कि हमें दोबारा रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा थोड़ा सा P5 कंट्रीज पे काम करने के बाद। क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि इमरान खान जब बात करेंगे तो उन्होंने पहले जाहिर कश्मीर की बात के साथ फौरन
कहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी, जिसके लिए बाकी पॉइंट अपने वो जाहिर करेंगे और जो बाकी तमाम मामला जो वो कहते रहे हैं गाहे बगाहे कि ये टू कंट्रीज आर आई बॉल टू आई बॉल, टू न्यूक्लियर कंट्रीज, इसका आप आज देखेंगे आज की इसमें तकरीर में भी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि और वर्ल्ड टू इंटरवीन का भी जिक्र आएगा कि जो यहाँ हो रहा है इसकी वजह से उनको दुनिया की पावर्स को इंटरवीन करना चाहिए। वो यकीनन जिक्र करेंगे कि हमने जो काउंटर टेररिज्म पे अपनी कुर्बानियां दी हैं। ट्रंप कहता है कि मैंने सुना है कि पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म पर अपनी कुर्बानियां दी हैं, सुना है, जबकि जो भी सदूर होते हैं उन्हें रिपोर्ट जाती हैं, वो पढ़ते हैं कि भाई ऑफिशियल इंस्टांस जो यहाँ पाकिस्तान में अमेरिका का सफीर है किस तरह क्या क्या लिख के भेजा है। बहरहाल तो उसको थोड़ा सा माइल्ड कर दिया उन्होंने। बाकी इस्लामी फोबिया का तो पहले जिक्र हो चुका ये सारी। तो आप जो बात कर रहे थे कि जिन जिन ममालिक में जहां जहां हमारे सफारतखाने हैं वहां इन बातों को हाईलाइट करने के लिए वो जो मैंने तरीकाकार बताया उस पर करना पड़ेगा। मैंने मालूमात की है कश्मीर डेस्क जो हमारे बने हुए चंद ममालिक में, उसमें अभी वो फालियत नहीं आई है, उसको थोड़ा सा फाल करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो अभी इस वक्त देखी जा रही है, हमें अहाता करना पड़ेगा कि जो हमने ये मोमेंटम इमरान खान ने बढ़ा दिया है और उस मोमेंटम को फॉलो करने के लिए क्या हमारे पास इस वक्त वो मोटिवेशन, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डिपार्टमेंट, वो फॉरेन ऑफिस है या नहीं है। इसको मैं कुछ इस तरह बयान करता हूँ कि इमरान खान की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर की है और जो बाकी डिपार्टमेंट है उनके 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड है। तो वो जो गैप आ रहा है उसको एक ब्रिजिंग इफेक्ट डाल के उसको तेज करना होगा। हमें अपने जितने सफारतखाने और सफीर हैं उनको हमें की पॉइंट इंडिकेटर देना होगा, टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस देना होगा, मेजरेबल आउटकम करना होगा, उनकी परफॉर्मेंस को डेली बेसिस पर मॉनिटर करना होगा। उसके बगैर ये अहदाफ जो इमरान खान लेके चल रहे हैं उसको हासिल करना दुश्वार हो जाएगा। उस हासिल करना अहदाफ को अगर ज़ाहिर है इसका पेस नहीं बढ़ाएगा। तो अमजद शोएब साहब, जिस तरह जमील अहमद साहब कह रहे हैं कि अब अपनी पेस को, स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। पहले ही 54 रोज़ हो चुके, कश्मीर में हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं लोगों के लिए, तो अब और मज़ीद कितना टाइम लगेगा हमें दुनिया की बड़ी ताकतों को कन्विंस करने में? अमेरिका की जानिब से तो इज़हार तशवीश आ गया, लेकिन चीन पहले हमारे साथ है, लेकिन जो और बड़ी ताकतें हैं अब उनको मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, बात यह है कि ये एक दौड़ है। भारत भी अपना नैरेटिव लेके तो दुनिया में जा रहा है, आप भी जा रहे हैं। हमें भारत से ज़्यादा कोशिश करनी होगी, काफ़ी ज़्यादा, और इसके लिए एक मजबूत स्ट्रेटजी वर्कआउट करने की ज़रूरत है। उसमें ज़रूरी ये होता है कि आप मुख्तलिफ ममालिक में उनकी सेंसिटिविटीज़ देखते हैं, आप उनमें सोचते हैं कि कौन से लोग वहाँ पे ज़्यादा उनका अपने मुल्क के अंदर असर रसूख है, ताकि उनको कॉन्टेक्ट किया जाए, एक इंटरनल प्रेशर बिल्डअप किया जाए उन मुल्कों में, ताकि वो अपनी हुकूमत के बारे में बात करें, हुकूमत को समझाएं कि ये करने की ज़रूरत है। मकसद कहने का ये है कि ये एक प्रोसेस है जो चलता हुआ नज़र आ रहा है, और जब तक इससे नताइज हमें मतलूबा मिलते नहीं, इसमें हमें जिद्दत भी लानी होगी, इसमें मोमेंटम भी बढ़ाना होगा, इसमें पूरी जद्दोजहद में, कोशिश में हमें भारत को देख के उसके नैरेटिव्स को काउंटर भी करना होगा। ये सारी चीज़ें उस वक्त तक चलनी चाहिए और पहले से ज़्यादा ज़ोर शोर से चलनी चाहिए जब तक कि आपको मतलूबा नताइज नहीं मिलते। इमीडिएट नताइज जो हैं वो यही हैं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो रिस्टोर किए जाएँ, उनसे जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं वो सारी ख़त्म हों, ताकि लोग इस सुख का सांस ले सकें, वो अपनी राय का इजहार कर सकें। भारत जो दुनिया को कह रहा है कि जनाब हमने उनको बाकी भारतीयों के मुकाबले में उसी तरह के हकूक़ दे दिए हैं, अब तरक्की होगी, तो वो पता लग जाएगा, बाहर दुनिया निकलेगी। अगर तरक्की की उनको ख्वाहिश है और इस तरह की तरक्की चाहिए जो भारत देने लगा है, तो आप देखेंगे सड़कों के ऊपर वो लोग नाचते नज़र आएंगे, वरना एहतजाज होता नज़र आएगा। तो ये राय उनकी बाहर आनी चाहिए। ये नताइज हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं फ़ौरी तौर पर। उसके अलावा वो उसका परमानेंट हल है, उसके लिए साथ हमें ज़ोर देना है। और इन नताइज में ये भी चीज़ शामिल है कि भारत को हम बातचीत जो हम बायलैटरल बात करने की हमें दुनिया मशवरा देती है, उससे हमें बचना है। हमें बताना है कि जब तक भारत ने जो एक तरफा कदम उठाया वो वापस नहीं लेता, तो दो तरफा चीज़ बहाल हो नहीं सकती। दो तरफा गुफ्त शरीत ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दो तरफा बातचीत को भारत ने ख़त्म किया, हमने नहीं ख़त्म किया। तो ये वो चीज़ें हैं जो आगे आपको नई थीम्स लेके, नए नैरेटिव्स लेके दुनिया को
सेंसिटाइज करना होगा, उनको झंझोड़ना होगा, ताकि वो अपने मफादात से हट के भी कुछ इंसानियत के बारे में सोच सकें। सही। तो फैसल साहब, नरेंद्र मोदी ने जब जलसा किया उसमें हज़ारों की तादाद में ओवरसीज़ इंडियंस तो मौजूद थे। जब उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, अपने जो आइन की शिकें उन्होंने ख़त्म किया उसका जिक्र किया, तो वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने, ज़ाहिर वो इंडियंस थे, उन्होंने उनको बैक किया। वो हैरान कुन लम्हा नहीं था आपका कि वो जिस माहौल में वो लोग रहते हैं, जिस आज़ादी के साथ वो अमेरिका में रह रहे हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी की उन पॉलिसियों को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं? इंडिया के अंदर एक माहौल है जो कि एक्सपोज हो गया और पाकिस्तान ने बड़ा उसमें रोल प्ले किया है। इमरान खान साहब ने उसको बहुत ठीक ठाक तरीके से दुनिया को समझा दिया, दुनिया कनेक्ट हो गई है। वो है RSS, उसकी फिलॉसफी, किस तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट काम कर रही है, किस तरह से हिंदुओं को ऊपर लाने और अक़लियतों को कुचलने के लिए काम कर रही है। निचले दर्जे के जो हिंदू हैं, निचली जात के जो हिंदू हैं, उनको कुचलने के लिए काम कर रही है। क्रिश्चियन से मुतालिक इशूज उठ रहे हैं, सिख मुसलसल मुजाहरे कर रहे हैं। उस टाइम के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर सिख जो थे खालिस्तान तहरीक वाले, उन्होंने मुजाहरे के, कश्मीरी तो थे ही थे। तो वो जो इन्वायरमेंट था, वो इन्वायरमेंट वो ये समझ रहे थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जब आएंगे और हम ये बात करेंगे तो तमाम चीजें हमें बहुत तरीके से सराही जाएंगी और हमें इंडोर्स कर दिया जाएगा। मोदी की बात को डोनाल्ड ट्रंप इंडोर्स कर देंगे। इंडियंस की तालियां बजाना, उनके खड़े होना, उनका शोर मचाना, वो सब कुछ जाया हो गया। वो पैसा भी जाया हो गया जो इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, वो सब कुछ जाया हो गया। अगले दिन ही जब डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के साथ बैठकर एक बार नहीं कई बार ग्रेट लीडर कहा, फिर दोबारा सॉलिसी की बात कर दी और पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, पाकिस्तान को सच्चा, इमरान खान को सच्चा, ये तमाम चीजें जो कही, तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी डिप्लोमेसी, उनकी लॉबिंग, उनकी वो होस्टन में स्टेडियम में तालियां वालियां, सब कुछ जाया हो गई। और साथ ही उस दिन के अगर आप पेपर्स देखें जहां जलसे की इनकी तकारीर और तस्वीर लगी हुई है, साथ ही मुजाहरे की तस्वीर भी लगी हुई हैं। 25,000 को तो कोट किया है वॉशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम ने, 25,000 मुजाहरीन थे। तो 25,000 मुजाहरीन अगर किसी मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज करने के लिए आ जाएं तो अमेरिका फिर अमेरिका है, वहां पे ह्यूमन राइट्स का अलमबरदार है, चैंपियन है। वो ऐसे लीडर के साथ या ऐसे मुल्क के साथ खड़ा कैसे हो? बज़ाहिर अंदरूनी तौर पर उसकी हमदर्दियां हो सकती हैं, लेकिन अब जो स्टेप्स नजर आ रहे हैं, जाहिर इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है और अमेरिका चाहता है कि उसकी इकोनॉमी के साथ अब आगे बढ़ा भी जाए और वो चीन और अमेरिका चाहता है चीन के मुकाबले में इंडिया को ऊपर लेकर आए। और बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस जो हैं वो अमेरिका के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर टॉप पोजीशन पे भी हैं। ये सारे प्रेशर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक चीजें मैं आपको और बताऊं, अमेरिका ने एक नया वीजा शुरू किया है और वो वीजा स्किल्ड लोगों के लिए, माहिरीन के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए है। दुनिया के तकरीबन तमाम इंपॉर्टेंट कंट्रीज उसके अंदर हैं, लेकिन उसने वो राइट इंडियंस को नहीं दिया। इंडियंस नहीं ले सकते वो E2 वीजा, पाकिस्तानी ले सकते हैं। ये भी अभी रिसेंटली डेवलपमेंट है। तो इंडिया के रोल को अमेरिका बहुत मुख्तलिफ फेजेस के अंदर देख रहा है और उसको देखने की वजह से वो अपनी स्ट्रैटेजी भी ठीक कर रहा होता है। और आज जो स्टेटमेंट आ गया है व्हाइट हाउस स्टेट डिपार्टमेंट का, उससे वो क्लियरिटी, ह्यूमन राइट्स वाली बात भी आ गई और ये प्रेशर डेवलप होता चला जाएगा और इमरान खान साहब की तकरीर के बाद और भी ठीक है। एलिस वेल्स के इस तशवीश जाहिर करने पर अब बहुत ही सूरत हाल वाज़ेह हो गई है और पाकिस्तान की ज़ाहिर ये एक कामयाब काविश भी। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज़ साहब, जमील अहमद साहब और अमजद शोएब साहब, आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में आप मौजूद थे और आपने अपना तज़िया इस पर पेश किया। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।